हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 के वीडियो का पार्ट 2। आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर चैप्टर 2 के पार्ट 2 जो है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत लोगों ने कमेंट कर कर कहा, तो मैंने सोचा चलो अब पार्ट 2 लेकर आया जाए वीडियो का। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़ा था। और मैं पहले उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी या इस वीडियो में नए आए हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, उन्होंने पार्ट 1 वीडियो का देखा होगा। जो अभी नए आए हैं उन्होंने अगर वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाइए वहाँ से वीडियो का पार्ट 1 देख कर आइए। क्योंकि अगर पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर पूरा। ठीक है, तो जाइए पहले पार्ट 1 देख के आइए, उसके बाद आप ये वाला वीडियो को स्टार्ट कर देखिए। ठीक है, तो चलिए हमने पार्ट 1 में यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था, जो प्राचीन काल का इतिहास लेखन था और मध्ययुगीन इतिहास लेखन था। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया था। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा चैप्टर को देखेंगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, क्या है भारतीय इतिहास लेखन, विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियाँ। ध्यान से देखिए। ठीक है, भारत का इतिहास लेखन, विविध सैद्धांतिक प्रणालियाँ। इसमें पहला क्या है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे उपनिवेशवादी मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी देखो, ये आपको ऐसे एकदम डायरेक्टली नहीं बता सकता क्योंकि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए पहले भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों के प्रमुख रूप से में क्या था, प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का अंतर्भाव था। ठीक है, उपनिवेशवादी यानी क्या, देखिए अब भारत का जो जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत का जो इतिहास था, इतिहास उसका अध्ययन और लेखन करने वाले। ठीक है, उसका अध्ययन किया। हमारा जो पहले का इतिहास था उसका क्या किया, बाहर जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या किया, उसका अध्ययन किया, यानी उसको पढ़ा। और क्या किया, अंग्रेज अधिकारी ने उसको क्या किया, पढ़ा अंग्रेज अधिकारियों ने। और ईसाई धर्म प्रचारकों का अंतर्भाव था, यानी क्या, ईसाई धर्म प्रचारकों और अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता है, उपनिवेशवादी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे जो ऐतिहासिक इतिहास थे उसका अध्ययन करने वाले में किनके कौन कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे और ईसाई धर्म प्रचारक थे। ईसाई धर्म प्रचारक क्या, ईसाई धर्म जो है, ठीक है, उसके जो धर्म का प्रचार करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, वो उन्हें ईसाई धर्म प्रचारक कहा जाता है। ठीक है, उनका अंतर्भाव था। भारतीय संस्कृति दोयम तथा गौण तथा दोयम श्रेणी की है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह दोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन के रूप में लेखन जो उन्होंने किया उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अब भारतीय संस्कृति यानी हमारे की भारत की जो संस्कृति है, जानते हैं सबसे ग्रेट संस्कृति हमारी है। ठीक है, उसे इन लोगों ने क्या बताया, दोयम अथवा गौण श्रेणी की बताया। दोयम अथवा गौण गौण श्रेणी की यानी गिरी हुई। बहुत मतलब हम लोग ने सबके साथ अन्याय किया है, ऐसा कुछ टाइप का। यानी समझिए जैसे जैसे एक पक्ष को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है, दूसरे को बहुत कम, या तो बहुत गलत प्रकार की प्रथाएं हमारे में, मतलब समझ रहे हैं ना। भारत की संस्कृति जो है उनके प्रति बहुत ही गलत लिखा उन्होंने इतिहास में। ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, पूर्वाग्रह से दूषित क्या किया, लेखन किया उन्होंने। कुछ इतिहासकारों के लेखन, कुछ इतिहासकार यानी क्या, जो सब थे, सब में नहीं, उनमें से कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या किया, भारत की संस्कृति को गौण अथवा दोयम श्रेणी की बताया। गौण अथवा दोयम श्रेणी यानी याद कर लीजिए, बहुत ही मतलब नीचे दर्जे की संस्कृति बताया, जैसे कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है सबके साथ, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी इतिहास सत्ता के समर्थन हेतु किया गया था। और उन्होंने क्या किया था, अपने मन से उन्होंने जानबूझकर ऐसा लिखा था, गलत लिखा था, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें क्या करना था, अंग्रेजी सत्ता के समर्थन करना था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। देखिए अभी यहाँ से पढ़ते हैं 1992। ठीक है, 1922 सॉरी, हाँ 1922 से 1937 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुए। देखिए कौन सा, 1922 से 1937 के बीच कौन सा प्रकाशित हुआ ग्रंथ, क्या नाम था उसका, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, इसके 5 खंड प्रकाशित किए गए और ये क्या है, इसमें भरपूर उपनिवेशवादी इतिहास लेखन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ही पूर्वाग्रह से दूषित लिखा गया है। पूर्वाग्रह से दूषित यानी क्या, जो पूर्व के देश हैं उनके प्रति गलत, यानी हमारे भारत के प्रति गलत लिखा गया है। हमारे देश की संस्कृति जो है उनके प्रति इस बुक में गलत लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आप याद कर लेना। ठीक है, कब कब गया था, 1922 से
1937 के बीच इसे प्रकाशित किया गया था। कितने खंड प्रकाशित किए गए थे? 5 खंड। ठीक है, चलिए उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या है? अभी देखिए मैं आपको एक बार हमारा पूरा पढ़ के हो गया, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। ठीक है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में क्या होता है? इसमें ब्रिटिश अधिकारी जो थे और ईसाई धर्म प्रचारकों को क्या था? समावेश था। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? इस लेखन में इन लोगों ने अपने लेखन में क्या किया? भारतीय संस्कृति को गौण बताने की उनकी दृष्टि दिखाई देती है। ठीक है, उन्होंने उपनिवेशवादी ब्रिटिश सत्ता के समर्थन में इतिहास लेखन किया। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट लिखना रहता है हमें, 2 मार्क्स ले आता है ये। ठीक है, फिर क्या लास्ट क्या लिख सकते हैं आप? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1922 से 1937 के बीच प्रकाशित हुई। इसके 5 खंड प्रकाशित हुए। उसमें आप जीवित यानी क्या है, उपनिवेशवादी इतिहास का जीवित उदाहरण मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ में आया वीडियो में कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा नोट्स अभी इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट वॉइस आपको पूरा आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी पहले पढ़ते हैं प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है। प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या? प्राच्यवादी, ठीक है, यूरोप के जो अध्येता थे, यूरोपी यानी क्या, एशियन नहीं, यूरोप के जो थे, यूरोप के अध्येता में पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कुतूहल उत्पन्न था। ठीक है, उनमें से कुछ अध्येता ऐसे भी थे जिनमें पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था, उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप के जो अध्येता थे यानी जो विभिन्न प्रकार के इतिहासों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्हें अध्येता कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या करते थे? पूर्व की संस्कृति, यूरोप के जो अध्येता थे उनमें क्या था? पूर्व के जो देश है वहाँ की संस्कृति क्या है उनको जानने के प्रति क्या था? मतलब उत्साह था, कुतूहल यानी क्या? उत्साह पैदा था उनके अंदर, वो जानना चाहते थे। ठीक है, उनमें कुछ अध्येता यानी जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, कुछ अध्येता ऐसे थे जिनमें क्या था? पूर्व के जो देश थे और उनकी संस्कृति। अब देखिए कुछ लोगों ने तो बहुत गलत लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये जो प्राच्यवादी इतिहास लेखक थे, ठीक है, वो क्या थे? उनमें से कुछ ऐसे थे प्राच्यवादी जिनको क्या था? पूर्व की संस्कृति और, ठीक है, पूर्व के देश और उनकी संस्कृति जो थी उनके प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। ठीक है, प्रशंसा थी उनमें। ठीक है, यानी वो उनका आदर किया करते थे हर एक संस्कृति का। ठीक है, तो क्या हुआ? तो क्या कहते हैं, जो पूर्व के देशों और उनकी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, प्राच्यवादी इतिहास लेखक मतलब क्या? जो पूर्व के देश और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखे, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राच्यवादी इतिहासकार, इतिहास का लेखन करने वाला इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्राच्यवादी अध्येताओं ने, अब ये देखिए प्राच्यवादी अध्येता जो थे उन्होंने क्या मतलब क्या काम किया? प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानांतरता का अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा है उनकी समानांतरता का अध्ययन किया। लेकिन आप सब जानते हैं संस्कृत भाषा ही सबसे पुरानी है। यहाँ पर जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाए बस पढ़ लीजिए उससे, लेकिन सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, इंडो यूरोपीय भाषा नहीं। ठीक है, इधर क्या लिखा है? प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक वाङ्मय और वैदिक वाङ्मय और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक इंडो यूरोपीय भाषाएं थी। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया? अब जो यूरोपीय भाषा है और संस्कृत भाषा है उसके समानांतरता का अध्ययन किया, और उसके बाद इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो उन भाषाओं यानी संस्कृत और संस्कृत का अध्ययन किया, इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा है। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद क्या कहा? संस्कृत और जो यूरोप की भाषा है अब वो पुरानी नहीं है, उनसे मतलब उसकी भी पुरानी भाषा है और उससे बनी है, जननी यानी क्या? उससे बनने वाली। ठीक है, एक इंडो यूरोपीय भाषा थी। ठीक है, इंडो यूरोपीय भाषा। अब इन्होंने सबसे पुरानी भाषा किसको बताया? इंडो यूरोपीय भाषा, मिक्स कर दिया एकदम सही। ठीक है, लेकिन सबसे पुरानी भाषा कौन सी है आपको जानने के लिए? संस्कृत ही है। ठीक है, ऐसा, लेकिन इनके द्वारा क्या बताया गया? इंडो यूरोपीय भाषा बताया गया, यह आप याद कर लेना। ठीक है, तो मेन इसका पॉइंट कौन था मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब जो यूरोप के अध्येता थे उनमें कुछ अध्येता ऐसे भी थे मतलब जिनको पूर्व के देशों और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव था, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राच्यवादी इतिहास लेखक कहा जाता है। ठीक है, इन इतिहासकारों ने क्या किया? संस्कृत तथा यूरोपीय भाषाओं का जो था उनमें समानांतरता का अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद क्या पता चला इनको कि जो इंडो यूरोपीय भाषा है उससे ही संस्कृत और यूरोपीय भाषा जो है वह बनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ? ये देखिए यहाँ से
1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, अब 1784 ईस्वी में क्या हुआ, सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाडम्य और इतिहास के अध्ययन से प्रेरणा प्राप्त हुई। ठीक है, अब 1784 में क्या किया गया, विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कब, नया 1784 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। इससे क्या हुआ, भारत के जो इतिहास था उसको समझने में प्रेरणा प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राच्यवादी, अब ये प्राच्यवादी चल रहा है अभी तक, हाँ ठीक है। प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक मैक्समुलर का मुख्य रूप से, ठीक है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना बड़ा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। प्राचीन जो अध्येता थे उसमें जर्मन अध्येता कौन था, या फ्रेडरिक मैक्समुलर थे। ठीक है, फ्रेडरिक मैक्समुलर ने क्या काम किया था, जो इंडो यूरोपीय भाषा थी उसको अति प्राचीन भाषा शाखा थी। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है। ठीक है, मैक्समुलर को संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। ठीक है, देखिए मतलब ये बुक के माध्यम से मैक्समुलर को क्या कहा जा रहा है, संस्कृत में ज़्यादा रुचि थी, जबकि वो यूरोपीय था। ठीक है, नहीं सॉरी, जर्मनी था। ठीक है, आपको वो ध्यान रखना, यूरोपीय नहीं था, जर्मनी थे। ठीक है, मैक्समुलर को संस्कृत में ज़्यादा लेकिन अचानक से रुचि हो गई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश, संस्कृत का ग्रंथ बहुत बड़ा है। ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, और क्या उसके बाद क्या किया, साथ ही उसने द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट इस नाम से 50 खंडों का संपादन किया। उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य किया, ऋग्वेद, ठीक है, उसका संकलन करने का कार्य किया। वे 6 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। उसने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, आप देखिए वेद जो बहुत पुराने हैं संस्कृत भाषा में, ध्यान कर, यहाँ पे कोई जो भारत में रहने वाले हैं वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इन्होंने समझ लिया ऋग्वेद को। ठीक है, उसका जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन भी कर दिया। ठीक है, पर मेरा, जैसा कि मेरा कहना है, ठीक है, जो कि ये ऋग्वेद यानी कि जो वेद है धर्म से प्रति संबंधित है, उनका जो क्या है ट्रांसलेशन, अगर कोई बाहर का इंसान करता है, ठीक है, तो उसे ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा कि उसमें क्या क्या लिखा है, कुछ गलत भी लिख सकता है वह। ठीक है, क्योंकि वह भाषा उसे अच्छे से ही आती है जिसका वो ट्रांसलेशन करना है। ऐसा मतलब आप भी समझ रहे हैं ना आप, मतलब ऐसा निश्चित थोड़ा ना है कि वो जिस भाषा का ट्रांसलेशन कर रहा है उसे एकदम अच्छे से ही आती हो। अब संस्कृत एक ऐसी प्राचीन भाषा है जो कि किसी को भी अच्छे से नहीं आती है लगभग। ठीक है, तो कोई उसका गलत भी लिख सकता है। ठीक है, तो मैक्समुलर ने क्या काम किया, ठीक है, इंडो यूरोपीय भाषा को अति प्राचीन भाषा बताया। और मैक्समुलर ने क्या किया, संस्कृत साहित्य जो संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश था उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट नाम से 50 खंडों का संपादन किया। ऋग्वेद का क्या किया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना ही बस आपको याद करना है। ठीक है, प्राच्यवादी इतिहास लेखन भी हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है, 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, ठीक है, 19वीं से 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब अंग्रेज आए थे 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, वह क्या हुई, शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों को आत्मसम्मान को जागृत करने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। उनके लेखन में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। ठीक है, अब जो 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 19वीं 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई। ठीक है, और भारत के प्राचीन जो इतिहास है उनके प्रति गौरव और भारतीयों के प्रति आत्मसम्मान जागृत करने की तरफ क्या होता है, उनका झुकाव दिखाई देता है। इसे वो क्या कहते हैं, इस लेखन को क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वग्रह दूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अब जो महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया गया था उसमें क्या होता है, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर जो थे उनसे क्या होती है, इतिहास लेखन को प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने भारत के जो पूर्वग्रह से दूषित होकर, उन्होंने भारत के पूर्वग्रह दूषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध किया। ठीक है, जो कि भारत के प्रति गलत इतिहास लिखा गया था उसका क्या किया, उन्होंने विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने विरोध किया। इस प्रकार राष्ट्रीयवादी इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। ऐसा करते समय
ठीक है। ऐसा करते समय कभी कभी इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थ की विश्लेषणात्मक छानबीन करने की और अपेक्षा की गई। ऐसा ऐसा क्या हुआ, आक्षेप में भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वालों पर किया गया। ठीक है, चलिए अब ये देखिए नीचे बहुत सारे नाम लिखे गए। विनोद दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रामचंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा मुकुंद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजीत। ठीक है, ये सब क्या कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको अभी शॉर्ट में हमने पढ़ा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन अभी क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन यानी क्या, भारत में क्या हुआ अभी देखिए पहला पॉइंट। ठीक है, भारत में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति क्या हुई, शुरू हुई। ठीक है, अंग्रेजी में सीखे हुए जो भारतीय इतिहासकार अंग्रेजी सीखे हुए, अंग्रेजी प्रारंभ हुई। अब उसके अंग्रेजी क्या हुआ, भारतीयों ने भी सीखा। अंग्रेजी सीखे हुए भारतीय इतिहासकारों को क्या हुआ, भारतीय संस्कृति के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, जिससे उन्हें आत्मभान हुआ कि हमारी संस्कृति क्या है, बेस्ट है, ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अपने संस्कृति महत्व और ऐश्वर्य की जानकारी प्राप्त किए हुए। ठीक है, अब अपने जो संस्कृति की जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी अपने पूर्वजों के बारे में। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, इतिहासकारों ने जो इतिहास लेखन किया, भारत के इतिहासकारों ने, ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में पढ़े थे। ठीक है, और उन्होंने जो उसके बाद इतिहास लेखन किया उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, अब आपको यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या देखिए, अब आपको एक पॉइंट और बताता हूँ राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का। ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनके द्वारा जो लिखे गए भारत के पूर्वाग्रह से दूषित ग्रंथ थे इतिहासकार, उसका क्या किया, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में सीखे हुए जो क्या कहते हैं उन्हें, इतिहासकार थे, भारत के इतिहासकार, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो भारत के बारे में गलत लिखा गया था, पूर्वाग्रह से दूषित जो उनका ग्रंथ था उसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल खोजकर उसका वर्णन किया। ऐसा करते समय कभी कभी उनसे यथार्थ बातों की भी अपेक्षा हो गई। ठीक है, यानी क्या किया, उन्होंने जो गलत लिखा था अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिश अधिकारियों ने, उसके प्रति क्या किया, विरोध किया और फिर से उसको सुधार कर उसका वर्णन सही किया, अच्छे से लिखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, ये आप नाम पढ़ लेना आप। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ये पढ़ते हैं हम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप इसे पढ़ लेना, हमेशा पढ़ा कीजिए। ठीक है, क्या आप जानते हैं, द राइज ऑफ द मराठा पावर ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने मराठा सत्ता के उदित होने की पृष्ठभूमि को विस्तार में स्पष्ट किया। इसे प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं, मराठी सत्ता का उदय मात्र अचानक धधक उठा दवानल नहीं था, अपितु उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में चल रही तैयारियां थी, जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थी। ठीक है, द राइज ऑफ द मराठा पावर में क्या है, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मराठा सत्ता में उदित होने के पृष्ठभूमि से विस्तार में स्पष्ट किया। इन्होंने क्या किया, उस ग्रंथ में महादेव गोविंद रानडे ने, ठीक है, विस्तार में क्या किया, उस ग्रंथ में जो मराठी सत्ता का पावर थी, मराठी सत्ता का उदय मात्र, उन्होंने क्या लिखा इस बुक में, मराठी जो सत्ता थी उसका जो उदय है मात्र अचानक से नहीं हो गया है। ठीक है, अपितु उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में चल रही तैयारियां थी, जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थी। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, ये आप याद कर लेना, ये बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है देखिए छोटा सा यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए ये भी पढ़ लेते हैं। इतिहास विषय के अनुसंधान और शोधकार्य के लिए वीका राजवाड़े ने क्या किया था, पुणे में 7 जुलाई 1910 को भारतीय संशोधन मंडल की स्थापना की थी। ये आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है, जो वीका राजवाड़े थे उन्होंने क्या किया, 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधन मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, कब, 7 जुलाई 1910 को। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वीका राजवाड़े ने क्या किया, इतिहास लेखन, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति,
व्याकरण जैसे कई विषयों पर मौलिक अनुसंधान का कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में परिचित हैं। वी.क. राजवाड़े कौन है? वह मराठी भाषा में क्या करते थे? ये इतिहास लिखा करते थे। एक रूप से देखा जाए तो ये क्या थे? इतिहासकार थे। इन्होंने क्या क्या बुक लिखी है देखिए। इन्होंने बहुत से क्षेत्र जो थे, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे क्षेत्रों में बहुत से कार्य किए, ठीक है। हमें अपना इतिहास, इनके द्वारा जो एक बात कही गई है बहुत फेमस है, उसको आप याद रखना चाहिए। हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए। इस बात का उन्होंने क्या किया था? भरपूर समर्थन किया था, ठीक है। हमें अपना इतिहास क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए हमेशा। इसका उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। उन्होंने मराठाच्या इतिहासाची साधने यानी मराठों के इतिहास के साधन शीर्षक से 22 खंडों का संपादन किया था, ठीक है। उन खंडों के लिए लिखी हुई उनकी प्रस्तावनाएं जो थी बहुत ही अध्ययनपूर्ण है। उनके मतानुसार क्या है? इतिहास से तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन करना चाहिए, ठीक है। उनका ऐसा कहना था, ठीक है। केवल राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं सत्ता उलट देने के लिए षड्यंत्र और युद्धों की वास्तविकता इतिहास नहीं है। वास्तविक और मूल कागजातों के दस्तावेजों के आधार पर ही इतिहास लिखा जाना चाहिए। यानी वे ये भी क्या इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने देखिए, अभी शुरू से मैं आपको बताता हूँ, वी.के. राजवाड़े क्या थे? एक मराठी इतिहासकार थे। मराठी भाषा में इतिहास लिखा करते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? किस बात का समर्थन किया? उन्होंने अपना इतिहास लिखा जाना चाहिए, इस बात का क्या किया? समर्थन किया। उन्होंने कौन से एक ग्रंथ लिखा था? एक मराठाच्या इतिहासाची साधने यानी मराठों के इतिहास का साधन, उसका क्या किया था? 22 खंडों में संपादन किया था। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और उनके खंडों में उन्होंने क्या लिखा था? जो कि इतिहास से तात्पर्य यानी भूतकाल जो सर्वांगीण विचार करना चाहिए, यानी जो भूतकाल में घटित घटनाएं हैं मानवीय समाज द्वारा, उसका क्या करना चाहिए? बहुत ही पूरी तरह से क्या करना चाहिए? उसका विचार किया जाना चाहिए। और वो जो युद्ध होता है, राजनीतिक गतिविधियाँ, सत्ता उलट देने के लिए षड्यंत्र, और उनकी वास्तविकता ही इतिहास नहीं है, यानी उनके बारे में इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए। और वास्तव में उन्होंने क्या कहा? जो मूल कागजात हो, यानी जो कागजात इतिहास का अनुसंधान करते समय मिलते हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुई जानकारियाँ क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसके प्रति वो क्या थे? आग्रही थे। ऐसे ही यानी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी इतिहास में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी हमने इनके बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वीर सावरकर के बारे में, ठीक है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्ध को प्रेरणा देने हेतु किया गया। उनमें से क्या है? अब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो है उपयोग भारतीयों द्वारा क्या किया? अंग्रेजों का विरुद्ध स्वतंत्रता युद्ध से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु किया गया। उसमें स्वतंत्र वीर वीदा सावरकर यानी विनायक दामोदर दास सावरकर द्वारा लिखित द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का स्वतंत्रता समर, ठीक है। 1857 का जो राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था उनके द्वारा यह बुक लिखी गई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता समर पुस्तक का विशेष महत्व है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव से फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लेखन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत के भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास की ओर इतिहासकारों का ध्यान खींचा गया, ठीक। तो चलिए, यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर, और इसका जो आगे का है स्वतंत्रोत्तर कालखंड का इतिहास, इस यहाँ से क्या करेंगे? आगे के वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, 25 मिनट हो गए, ठीक है। तो चलिए, अभी जितना आपको मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया हो तो सही है। अगर वीडियो का जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए देख लीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।